हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करेंगे। स्केल मींस साइज। जैसे जैसे प्रोड्यूसर या फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज करता है, अपना प्रोडक्शन लेवल को जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा, तो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से जो उसका एवरेज कॉस्ट है ना, वो कम हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट मींस कि जो उसका पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोड्यूसर या फर्म आउटपुट को इंक्रीज करेगी कंटिन्यूसली, तो उसका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं जैसे जैसे वो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है आपका, देखिए ये है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व हमने पिछले वीडियोस में देखा। ये देखो, ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है कि कॉस्ट यहाँ पे कम आ रही है। यहां तक क्या है, कम है, फिर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रही है, फिर से बढ़ना शुरू हो रही है। पहले जब जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आउटपुट आएगा कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, पहले आपकी कॉस्ट कम हो रही है, फिर कांस्टेंट है, एंड देन फिर से बढ़ रही है। और यहाँ पे आप कॉस्ट लिख लीजिए। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट आपकी कम हो रही है एक पॉइंट तक। इस पॉइंट का नाम है मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ये ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है आपका, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मिनिमम एफिशिएंट स्केल्स मींस ये सबसे एफिशिएंट स्केल है कि कॉस्ट जो है वो यहां तक नीचे आएगी, इसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम नहीं होगी, इसके बाद कांस्टेंट होगी, और एक पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये पॉइंट्स नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब जो B to A है, बी ए पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है आपका कि यहाँ पे कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है, इट मींस आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं। A to C, A to C क्या है, अब यहाँ पे ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। A C, दिस इज योर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। और इस सी पॉइंट के बाद क्या होगा, सी से डी जो है ये आपका क्या होगा, कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस बीए वाला पोर्शन, दिस पोर्शन की आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स की? क्योंकि जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो कम हो रही है। तो इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस कि एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला आता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब भी मिलेगी जब आपका टोटल कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है बट क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दैट मींस कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। कि जैसे जैसे आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा, पर यूनिट कॉस्ट आपका क्या होगा, कम होगा। व्हेन द फर्म ऑप्ट्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमीज अराइजिंग आउट ऑफ इट आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। जब जो फर्म है वो प्रोडक्शन करेगी, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरीज में। या तो उसको इंटरनल इकोनॉमीज मिलेगी या फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज। हम पहले बात करेंगे इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज हैं, वो बेनिफिट्स हैं जो इनसाइड द फर्म, जो सिर्फ और सिर्फ जब हम फर्म की बात करेंगे, एक फर्म, पर्टिकुलर फर्म की बात करेंगे कि फर्म के अंदर कुछ डिसीजंस लेने से क्या हो रहा है, कुछ जो हम मीन्स की फर्म्स के अंदर जो भी हैं डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उनसे जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। बट जब हम सभी फर्म्स को कलेक्टिवली ऐड कर लें और इंडस्ट्री की बात करें तो हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं। फर्स्टली हम इंटरनल इकोनॉमीज की बात करेंगे। Economies of production that the firm accrues when the increases in output leading to a drop in cost of production. These arises due to endogenous factors. Endogenous factors means inside the firm और एक्सोजीनियस आउटसाइड द फर्म। अब इनसाइड द फर्म्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंटरनल इकोनॉमीज मिल रही है? सबसे पहला है आपका टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मींस जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका आउटपुट ज्यादा आएगा और कॉस्ट कम आएगी। इट मींस आप R&D यूज कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
पैसा लगाते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है कि आपकी आउटपुट कई गुना बढ़ जाती है और कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स, कि आप यहाँ पे बेटर मैनेजरियल स्किल्स को यूज कर रहे हो। आप एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं आप उनको यूज कर रहे हो, और जो जब एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट काम करता है और वो क्या करता है, एफिशिएंटली काम करता है, और जब वो एफिशिएंटली काम करेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट देने की कोशिश करेगा। जब ज्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश करेगा इट मींस आपका आउटपुट इंक्रीज होगा और कॉस्ट आपकी कम होगी। थर्ड है आपका मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स। अब मार्केटिंग की जब हम बात करेंगे इट मींस कि जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो तो इससे क्या होता है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मार्केटिंग कॉस्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे हम एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स में देखा था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यहाँ क्या था कि फर्म्स को क्या करना पड़ता था, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती थी यहाँ पे। तो इसलिए जब आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी वो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी और उससे आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स। फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स मींस जब आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे। एंड जब आपकी फर्म यहाँ पे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में फर्म्स लार्ज ही होती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो बल्क में प्रोडक्शन करेंगी ये तो लार्ज फर्म्स होंगी। तो लार्ज फर्म्स को क्या होगा, इनका जो क्रेडिट है इनको इजिली मिल जाता है, इसलिए यहां भी इनको क्या होगा, फायदा होगा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें फर्म को बार्गेनिंग पावर के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर मींस कि अब हमें पता है कि हमारी जो फर्म है वो एक बहुत बड़ी फर्म है, और अब हमने अगर कुछ परचेज करना है, रॉ मटेरियल जहां हम जो भी परचेज कर रहे हैं किसी से, तो हम बल्क में करेंगे। अगर हम बल्क में करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे बार्गेनिंग पावर को यूज कर सकते हैं, प्राइस को रिडक्शन करने के लिए, प्राइस कम करने के लिए बार्गेनिंग पावर को हम यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्राइस कम होंगे और फर्म को बेनिफिट्स होगा, कॉस्ट कम आएगी और आउटपुट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज जब मींस कि जब हम सारी की सारी फर्म्स को कलेक्टिवली ऐड करके उनकी बात करें, या फिर हम एंटायर इंडस्ट्री की बात करें। जब हम एंटायर इंडस्ट्री की बात करें, एंटायर इंडस्ट्री को जब बेनिफिट्स मिलते हैं और उस बेनिफिट्स को सारी फर्म्स में क्या कर दिया जाता है कि जो देखो, अब किसी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो उसका फायदा सभी फर्म्स को होगा, तो यहाँ पे यही है। तो these are the benefits that each member firm of the industry accrues due to the expansion of entire industry। जब entire industry expand करेगी तो इसका फायदा सभी फर्म्स को होगा। पहला देखिए चीप ट्रांसपोर्टेशन। जब पूरी जो इंडस्ट्री है वहां पे चीप ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी तो सभी फर्म्स को क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। तो उनका क्या होगा, अगर चीप ट्रांसपोर्टेशन है तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। चीप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर इंडस्ट्री को चीप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं तो उससे भी क्या होगा, इजीली क्रेडिट मिल जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे उनको आउटपुट इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा पूरी इंडस्ट्री में तो इसका फायदा सारी फर्म्स को मिलेगा और ये अपना कॉस्ट कम करने में इनका हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। जब आप लेबर को डिवीजन कर दो, प्रॉपर डिवीजन कर दो लेबर की, कि हाँ इसलिए ये वाली लेबर यहां काम करेगी, ये लेबर यहां काम करेगी, पर्टिकुलर उनको काम दे दिया जाए कि हाँ आपने यहीं पे काम करना है, कि आपका ये एरिया है आपने यहां काम करना है, आपका ये एरिया आपने यहां काम करना है। तो वो जो लेबर है ना वो एफिशिएंट हो जाएगी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। लाइक अगर कई कुछ ये लेबर है, इनको बोल दिया कि आपने इन मशीन्स पे ही काम करना है, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि 1 महीने 2 महीने में वो लेबर इतनी एफिशिएंट हो जाएगी वहां पे कि वो अपना आउटपुट है ना जो पहले थोड़ा दे रही थी वो वहां आपको बहुत ज्यादा आउटपुट देगी। तो ये था आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आपका हो जाएगा जब आप सी से डी में जाओगे। सी से डी में इट मीन्स कि आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल्स मींस कि आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट इंक्रीज आपकी क्यों हो रही है, उसके रीजन क्या है, यहां भी हम इंटरनल डिस इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की बात करेंगे, जैसे हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल में किया। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की बात है कि जब आप जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज करोगे आपका कॉस्ट घटने की बजाय इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, आप रीजन यही लिख सकते हो जो आपने यहां पे पॉजिटिव में दिए हैं वहां आप नेगेटिव में दे दिए, कि यहाँ पे आपको टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज करो। बट ओवर एंड एक्सेस जब आप इन चीजों का यूज करोगे तो आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन इंटरनल इकोनॉमीज एंड सेम इन एक्सटर्नल के केस में, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के केस में। तो ये था आपका इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड
डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने जो इनके फीचर्स लिखने हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज के, आप यही लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आप इनका जो यूजेज है वो अच्छे ढंग से नहीं करोगे तो आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।